नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे पजल टेस्ट यानी कि पहेली परीक्षण। पजल टेस्ट जो कि वर्तमान जितने भी रिसेंटली एग्जाम हैं उनके अंदर सबके अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ख़ास तौर पर बैंकिंग है या एसएससी है या रेलवेज है, इनके अंदर इसके क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पजल टेस्ट के हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए थे अब तक। आज हमें पजल टेस्ट का जो अंतिम चौथा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और आराम से समझिएगा और साथ में अपनी नोटबुक भी लेके बैठिएगा ताकि साथ साथ में आप भी सॉल्व करते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमें पजल टेस्ट के पार्ट है 4 से। देखिए, पजल टेस्ट का पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए एक ही निर्देश दे रखे हैं। क्या है निर्देश? कि बैंक जी सोमवार को सुबह खुलता है और गुरुवार शुक्रवार को दोपहर में खुलता है। एक जी बैंक है। देखिए, इसमें वार दे रखा है। जब वार दे रखा है तो आपको हमेशा, मैंने क्या कहा था, जो टेबल बनाएंगे ना हमें, वो टेबल हमेशा या तो दिनांक से बनाएंगे, यदि प्रश्न में दिनांक नहीं है तो हम दिन से बनाएंगे, और यदि प्रश्न में दिनांक और दिन दोनों ही नहीं है तो उस टेबल को हमें वार से, दिन और दिन भी नहीं है तो टेबल को हम नाम से बनाएंगे। अब यहाँ पर दिनांक तो नहीं है लेकिन वार दे रखे हैं, तो हम टेबल किस अकॉर्डिंग बनाएंगे? वार के अकॉर्डिंग बनाएंगे, मतलब दिन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तो देखो टेबल बना लेते हैं। वार के अकॉर्डिंग टेबल बना लेते हैं। सोम, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, अब जो बैंक जी है वो सोमवार को सुबह खुलता है। बैंक जी कब खुलता है? सोमवार को सुबह खुलता है। देखना, यहाँ पर अपन सुबह दोपहर शाम तीनों लिख देते हैं। ये सुबह का कॉलम है, यहाँ पर ये दोपहर का कॉलम हो जाएगा और ये शाम का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा बैंक किस टाइम खुलता है। यहाँ पर वाले सुबह मॉर्निंग, यहाँ पर वाले दोपहर और यहाँ पर शाम। ठीक है, अब जो बैंक जी है वो सोमवार को सुबह खुलता है, यानी कि बैंक जी सोमवार को मॉर्निंग में खुलता है और गुरुवार और शुक्रवार को दोपहर में खुलता है। गुरुवार को दोपहर में खुलता है और शुक्रवार को भी बैंक जी दोपहर में खुलता है। ठीक है, बैंक एस बुधवार और शनिवार को सुबह खुलता है। बैंक एस बुधवार को सुबह खुलता है और शनिवार को भी सुबह खुलता है बैंक एस। उसके बाद में बैंक आई सोमवार को दोपहर में, बैंक आई सोमवार को दोपहर में खुलता है और मंगलवार व बुधवार को सुबह खुलता है। बैंक आई मंगलवार और बुधवार को सुबह खुलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। यानी कि शाम को कोई बैंक नहीं खुलता है, तो शाम वाले को भले ही आप इरेज कर दो, हटा दो, यहाँ से मिटा दो। अब देखो प्रश्न क्या है। ए को तीनों बैंक में काम है। एक व्यक्ति है ए, इसको तीनों बैंक में काम है। ए को तीनों बैंक में काम है। ए को तीनों बैंक में काम है। यदि ए अपना काम सोमवार से शुरू करे तो वह अपना काम कितनी जल्दी किस वार तक समाप्त कर सकता है? अब ए को तीनों ही बैंक में काम है और वो सोमवार से अपने काम को स्टार्ट करता है, तो वो किस वार तक वो अपने काम को समाप्त कर देगा? तो देखो, 3 बैंक हो गए, जी, आई और एस। इन तीनों ही बैंकों के अंदर ए को काम है। ए को इन तीनों बैंकों में काम है। तो सोमवार से जब वो स्टार्ट करेगा तो सोमवार को सुबह उसका जी बैंक में काम हो जाएगा। सोमवार को सुबह इसका जी बैंक में काम हो जाएगा। सोमवार दोपहर को वो आई बैंक में काम कर सकता है। सोमवार दोपहर को आई में। फिर मंगलवार को पीछे बच गया एस बैंक, वो मंगलवार को खुलेगा नहीं, तो मंगलवार
नहीं खुलेगा तो बुधवार को सुबह एस बैंक में काम हो जाएगा, यानी कि उसका जो काम है वो बुधवार सुबह तक हो जाएगा, बुधवार में मॉर्निंग तक उसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी कि बैंक जो ए है वो अपना कार्य किस वार तक समाप्त कर सकता है, बुधवार तक कर सकता है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा बैंक दोपहर में बिल्कुल नहीं खुलता है? कौन सा ऐसा बैंक है जो दोपहर में बिल्कुल नहीं खुलता है? तो देखो, दोपहर में आई खुलता है, दोपहर में जी खुलता है, लेकिन जो एस है वो केवल मॉर्निंग में खुलता है, यानी कि जो एस बैंक है वो दोपहर में बिल्कुल नहीं खुलता है। कौन सा बैंक है? एस बैंक दोपहर में बिल्कुल नहीं खुलता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 से 7, दी गई सूचना का सावधानीपूर्ण अध्ययन करना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या कहा गया है? 6 व्यक्ति हैं, के, एल, एम, एन, ओ और पी, ये अलग अलग कार्यालय यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड में कार्य करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी क्रम में कार्य करे। एल है वो ओ की पत्नी है और कार्यालय एक्स में कार्य करती है। कार्यालय वी और जेड में कोई महिला कर्मचारी नहीं है। अब देखो ध्यान से, 6 व्यक्ति के, एल, एम, एन और पी, ये टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति। तो इनके नाम से हमें एक टेबल बना लेते हैं, के, एल, एम, एन, ओ और पी, ये टोटल 6 व्यक्ति। ये तो इनके नाम हो गए। ये अलग अलग कार्यालय में क्या करते हैं? कार्य करते हैं, और आपस में ये पति पत्नी भी है, आपस में ये पत्नी पत्नी भी है। अब देखो, कार्यालयों का नाम क्या है? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। एल है वो ओ की पत्नी है। एल किसकी पत्नी है? ओ की पत्नी है, यानी कि ओ पुरुष है, एल महिला है। ओ की पत्नी है और कार्यालय एक्स में कार्य करती है। एल किस कार्यालय में काम करती है? एक्स में। एल एक्स कार्यालय में काम करती है, एक्स कार्यालय में काम करती है, ये कार्यालय। ठीक है, और ये किसकी पत्नी है? ओ की पत्नी है, ओ की पत्नी है। ठीक है, तो ये महिला है, ओ पुरुष है। ओ कौन है? पुरुष है। उसके बाद में देखो, कार्यालय वी और जेड में कोई महिला कर्मचारी काम नहीं करती है, तो ये एक प्रकार से हिंट हो गया कि वी और जेड में कोई महिला कर्मचारी नहीं है। वी व जेड में महिला नहीं है, वी व जेड में महिला नहीं है। ठीक है, ये हिंट हो गया। फिर एम एन की बहन है। एम है ना वो एन की बहन है जो कार्यालय यू में कार्यरत है। एम है एन की बहन है जो कार्यालय यू में, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, यानी कि जो एन है ना वो यू में कार्य कर रहा है। एन किस में कार्य कर रहा है? यू कार्यालय में काम कर रहा है। और ये जो एम है वो एन की बहन है। एम किसकी बहन है? एन की बहन है। तो यहाँ पर लिख देंगे एम बहन है, मतलब एम लड़की है। ठीक है, अब एन क्या हो सकता है? भाई बहन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये हिंट भी है। एम है एन की बहन। एम किसकी बहन है? एन की बहन है। फिर और पी कार्यालय, एम एन की बहन है जो कार्यालय यू में कार्यरत है, और पी कार्यालय डब्ल्यू में तथा वी कार्यालय एन में कार्यरत है। पी कौन से काम में? डब्ल्यू में। पी किस कार्यालय में? डब्ल्यू में। तो पी डब्ल्यू में और वी कार्यालय में एन कार्यरत है। वी कार्यालय में कौन कार्यरत है? एन। तो वी कार्यालय के अंदर एन कार्यरत हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर पहले दे दिया हमें वी और जेड में कोई महिला कर्मचारी नहीं है। एम है वो एन की बहन है जो यू में कार्यरत है। एम है वो एन की बहन है जो यू में कार्यरत है। इसका मतलब एम है वो है यू में। एम है किस में है? एम है यू में है। एम किस में है भाई? यू में है। एम है यू में है। ये यू में एन नहीं है, एम है। यू में कौन है? एम है।
और जो n है वो किसके अंदर है, n है वी कार्यालय के अंदर है। n किसके अंदर है, वी कार्यालय में है, n है वी कार्यालय में है। ठीक है, तथा के पुरुष नहीं है। के कौन नहीं है, पुरुष नहीं है। ठीक है, के एक महिला है। तो तीसरा हिंट हो गया कि के महिला है। के कौन है, महिला है। अब देखो ध्यान से, कार्यालय कितने थे भाई, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कार्यालय कितने थे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब वी और जेड में महिला है नहीं, वी और जेड में महिला नहीं है, इसका मतलब ये कौन है, पुरुष है। एन कौन है, पुरुष है। ठीक है, वी और जेड में भी महिला नहीं है, जेड के अंदर कार्य करने वाली महिला नहीं है, और के एक महिला है। के कौन है, एक महिला है। ठीक है, के एक महिला है, इसका मतलब ये जेड में काम कर नहीं सकती, तो जेड में काम कौन करेगा, ओ काम करेगा, क्योंकि के एक महिला है। ठीक है, बस हो गया यहीं पर कि वी जेड में महिला काम नहीं कर रही है। तो पीछे अब कार्यालय कौन सा बच गया भाई, वाई कार्यालय। वाई के अंदर कौन कार्य कर रहा है, के कार्य कर रहा है। वाई में कौन कार्य कर रहा है, के कार्य कर रहा है। अब इसके प्रश्न देखो, एम एन, एन है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, एन एम से किस प्रकार संबंधित है। भाई जो एम है वो एन की बहन है, तो एन इस एम का क्या लगेगा, एन लड़का है तो एम का क्या लगेगा, भाई लगेगा। एम का क्या लगेगा, भाई, और एम एन की क्या लग रही है, बहन। तो एन एम से किस प्रकार संबंधित है, भाई। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, के किस कार्यालय में है। तो के किस कार्यालय में भाई, के कार्यालय वाई के अंदर है। के कौन से कार्यालय में है, के वाई कार्यालय में है, के वाई कार्यालय में। 5वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुषों का जोड़ा है। निश्चित रूप से पुरुष कौन कौन है, तो एक तो एन पुरुष था ही, बाकी और वाले देख लो पुरुष कौन कौन है। तो पुरुष देखो, एन और ओ ये तो पक्का पुरुष है, एन और ओ तो पक्का पुरुष है। पी के जेंडर डिफाइन नहीं है, बाकी के एल एम महिलाएं हैं। तो एन और ओ, एन और ओ दोनों ही क्या है, पुरुष है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि एन और ओ क्या है, पुरुष है। प्रश्न संख्या 6 देखो, वाई ऑफिस में कौन कार्य कर रहा है। तो वाई ऑफिस में कौन कर रहा था भाई, वाई ऑफिस में कार्य कर रहा था के। वाई ऑफिस में कौन कार्य कर रहा था, के कार्य कर रहा था। वाई ऑफिस में के कार्य कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उनमें कम से कम कितने पुरुष सदस्य है। कम से कम कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं। देखो देखो, कम से कम एन और ओ ये तो पक्का 2 तो कम से कम पुरुष सदस्य है ही। अब पी हो तो 3, पी नहीं हो तो 2, तो कम से कम कितने, 2। कम से कम कितने होंगे, 2। तो कम से कम पुरुष सदस्यों की संख्या 2 हो जाएगी। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8 से 12, ए ब स द और ये 5 नाटक हैं। सोमवार से शनिवार के मध्य प्रतिदिन एक के आधार पर मंचित किए जाने हैं, तथा बीच में एक विश्राम का दिन रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, टोटल कितने नाटक हो गए भाई, 5 नाटक हो गए। तो इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं कि टोटल ये 5 नाटक हैं। नई टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। नाटकों के नाम क्या है, अ ब स द और ये, अ ब स द और ये नाटक सोमवार से शनिवार तक खेले जाएंगे। अब देखो, वार दे रखा है, जब वार दे रखा है तो टेबल हमेशा किस पर खेल बनाएंगे, वार पर आधारित होगी। टेबल हमेशा किस पर आधारित होगी, वार पर। कहां से, सोमवार से शनिवार। तो सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और लास्ट में आ जाएगा
शनिवार, लास्ट में शनिवार, बस सोमवार से शनिवार 6 दिन है और 5 नाटक है। इसका मतलब एक दिन छुट्टी होगी, एक दिन क्या होगी, छुट्टी होगी। सोमवार से शनिवार के मध्य प्रतिदिन एक के आधार पर मंचित किए जाते हैं तथा बीच में एक विश्राम का दिन है, मतलब रेस्ट का दिन है। यह और ए के मध्य एक दिन पड़ता है। यह और जो ए है उनके मध्य कितने दिन पड़ता है, एक दिन पड़ता है। यानी कि ये एक हिसाब से हिंट हो गया कि यह बीच में एक दिन और फिर द, या फिर ये हो सकता है कि पहले द फिर एक दिन फिर यह, इन दोनों में से कोई सी भी एक स्थिति हो सकती है। ठीक है, या तो यह फिर एक दिन छुट्टी फिर दे, या फिर पहले दे एक दिन छुट्टी और यह। तो ये हो गया पहला हिंट है। यह और दे के, यह और ए के मध्य एक दिन पड़ता है। एक से छोटी यह और ए के मध्य है, वो दे नहीं है, ए है। क्या है, ए है। तो यह और ए है, यह और ए, तथा ए उस एक दिन को विश्राम है। यह और ए के मध्य एक दिन है और वो एक दिन कौन सा है, विश्राम है। उस एक दिन वो कौन सा है, विश्राम का दिन है। ये जो बीच वाला एक दिन है ना, वो विश्राम का दिन है। यानी कि यह और ए के मध्य क्या है, विश्राम है। तो आप इसको दोबारा से भी लिख सकते हो कि यह और ए के मध्य क्या आ जाएगा भाई, विश्राम, यह उसके बाद में विश्राम और फिर ए हो सकता है, फिर ए या विश्राम और विश्राम के बाद में यह हो सकता है। ठीक है, विश्राम। ये पहला हिंट हो गया। फिर क्या है, स है दय के तत्काल बाद, स दय के तत्काल बाद है। स किसके तत्काल बाद है, दय के तत्काल बाद है। तो दूसरा हिंट हो गया कि स के जस्ट बाद में कौन है, द है। स के जस्ट बाद में कौन है, द है। यह और स के मध्य 2 दिन का अंतर है। यह और स के मध्य कितने दिन का अंतर है, 2 दिन का अंतर है। ठीक है, यह और स के मध्य, तथा जो यह है ना वो स से पहले है। यह और स के मध्य अंतर तो 2 दिन का है और यह स से पहले है, मतलब ये स बाद में आएगा। स कहाँ आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो यह और स के मध्य 2 दिन का अंतर है और यह स से पहले आएगा। यह कहाँ आएगा, स से पहले आएगा। अब देखो ध्यान से, इस पहले हिंट को हम दोबारा से लिखते हैं कि यह है और स के मध्य 2 दिन है। तो 2 दिन देखो, एक तो ये विश्राम का दिन हो गया, एक दिन विश्राम का दिन हो गया, और फिर ए, और फिर कौन हो सकता है, स। एक तो स्थिति ये बढ़ सकती है, या फिर इसी के अंदर हम कंटिन्यू करें कि एक दिन यहाँ बीच में और आ जाए और फिर यहाँ पर क्या आ जाए, स आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाए, स आ जाए। तो या तो ये स्थिति बनेगी और या फिर ये वाली स्थिति बनेगी। इसको एक बार छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, अब हमें ये पांचों लिखने हैं कि ए विश्राम, ये फिर एक दिन की छुट्टी, फिर से। तो पहले उस साइड में से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ए, फिर विश्राम, फिर यह एक दिन की छुट्टी और फिर से। अब यदि ये आ जाए तो फिर इस दूसरे को आप अप्लाई कर पाओगे क्या, से के बाद में द। एकदम सही है, दूसरा भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको अप्लाई करते हो कि यह, फिर यहाँ पर विश्राम, फिर यहाँ पर अ, यहाँ पर स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, द। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या भरोगे। इसका मतलब है कौन से वाला अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम भरते हैं, ये वाला छोड़ दो, और कौन सा अप्लाई होगा भाई, ए। सबसे पहले ए, फिर विश्राम, फिर यह, फिर एक दिन कोई और है, उसके बाद में स, और उसके बाद में क्या है भाई, उसके बाद में द, उसके बाद में क्या है, द, उसके बाद में द है। ठीक है, शनिवार तक हो गए। अब टोटल कितने नाटक थे, 5 नाटक थे। ब, एक पीछे बच कौन सा रहा है, ब बच रहा है, तो ये ब यहाँ पर आ जाएगा।
वह यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हो गए। अब इसको देख के प्रश्न को के उत्तर दो। देखो सोमवार को कौन सा नाटक होगा, तो सोमवार को कौन सा नाटक होगा, ए नाटक होगा। सोमवार को कौन सा नाटक होगा भाई, ए नाटक होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। फिर नाटकों को मंचित करने का सही क्रम कौन सा है, नाटकों को मंचित करने का सही क्रम क्या होगा भाई, ए फिर विश्राम है, फिर ये ब सद है, ए ये ब सद है, ए ये ब सद, ए के बाद में विश्राम, ये ब सद है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 10, ए और दया के बीच में कितने दिनों का अंतराल है, ए और दया के बीच में अंतराल। तो देखो ए यहाँ पर है और द यहाँ पर है, बीच में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यानी बीच में कितने दिन है, 4 दिन है, बीच में 4 दिन है। ए और द के बीच में 4 दिन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, विश्राम का दिन कब था, तो विश्राम का दिन दूसरा ही था ए के बाद में, मंगलवार। विश्राम का दिन देख लो, मंगलवार विश्राम का दिन। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, 12 नंबर, किस दिन सह का मंचन हुआ, कौन सा नाटक सह को हुआ, कौन सा नाटक सह शुक्रवार को। सह नाटक कब हुआ, शुक्रवार को हुआ, सह नाटक शुक्रवार को हुआ। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 18, 13 से लेकर के जो 18 तक है उसको ध्यान से पढ़ो। 6 विद्यार्थी हैं, पी क्यू आर एस टी तथा यू, ये अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी तथा 7वीं में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसी क्रम में पढ़ें। ठीक है। और इनके साथ में इनकी हाइट भी दे रखी है, कौन सा कद में लंबा है। तो यहाँ पर देखो जो नाम है वो दे रखे हैं, दिनांक नहीं दे रखी है, दिन नहीं दे रखे हैं। तो जो हम टेबल बनाएंगे वो टेबल किसके आधार पर बनाएंगे, नाम पर आधारित बनाएंगे। किस पर आधारित बनाएंगे भाई, नाम पर आधारित बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे नाम पर आधारित। इनके नाम क्या क्या है, पी क्यू आर एस टी और यू। तो लिख देते हैं पी क्यू आर एस टी और यू, ये हो गए 6 जने। यहाँ पर इनकी कक्षा आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, इनकी कक्षा आ जाएगी, और यहाँ पर इनका कद आ जाएगा, ऊपर कक्षा और नीचे कद। यहाँ पर कक्षा और यहाँ पर इनका कद आ जाएगा। ठीक है। देखो शुरू करो। एस न तो सबसे नीचे की कक्षा में है, न ही सबसे ऊपर की कक्षा में है। अब नीचे की कक्षा कौन सी है, दूसरी, और सबसे ऊपर की कक्षा कौन सी है, 7वीं। यानी कि जो एस है ना वो दूसरी और 7वीं दोनों में ही नहीं है। एस है वो दूसरी और 7वीं दोनों में नहीं है। एस दूसरी और 7वीं दोनों में नहीं है, 2 और 7 दोनों में ही एस नहीं है। ठीक है। तो ये इसकी फेवर की जानकारी नहीं थी। उसके बाद में देखो वह सबसे लंबे कद का है, वह सबसे लंबे कद का है। अब 6 छात्रों के अंदर सबसे लंबा कौन है, एस है। 6 छात्रों में सबसे लंबा कौन है, एस है। यानी कि लंबाई के मामले में इसका क्रमांक कौन सा है, पहला है। लंबाई के क्रमांक में इसका क्रमांक कौन सा है, पहला, लंबाई पहला है। फिर देखो टी कक्षा 4 में है तथा सभी को लंबाई के अवरोक्रम में व्यवस्थित करने पर टी ऊपर से तीसरे स्थान पर होगा। देखो टी कक्षा 4 में है, टी कौन सी कक्षा में है, 4 में है। तो टी कक्षा 4 में है। ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि सभी को लंबाई के अवरोही क्रम में, यानी कि बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा, इस पर हिसाब से रखें हमें। तो टी का स्थान कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। टी का स्थान कौन सा आएगा, तीसरा। यानी कि पहला एस आई, तीसरा स्थान किसका आएगा, लंबाई के हिसाब से टी का आएगा। फिर देखो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी सबसे छोटे कद का है। तो ये एक हिसाब से हिंट हो गया कि जो तीसरी कक्षा में पढ़ेगा ना वो सबसे छोटे कद का है, मतलब 6 जनों में उसका स्थान कद के हिसाब से छठा है। कद के हिसाब से कौन सा है, छठा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्यू कक्षा 6 में है
तथा टी से कद में लंबा है। क्यू कौन सी कक्षा में है भाई? कक्षा 6 में है। जो ये क्यू है कक्षा 6 में है और ये टी से कद में लंबा है। अब देखो टी से कद में लंबा है तो टी 3 नंबर पे है, 1 पे एस हो गया, तो क्यू किस नंबर पे होगा? 2 नंबर पे होगा। क्यू किस नंबर पे होगा? 2 नंबर पे। फिर है आर कद में टी से छोटा है परंतु यू से लंबा है। आर कद में टी से छोटा है और यू से लंबा है और कक्षा 7 में पढ़ता है। तो पहले तो ये लिख दो कि आर कक्षा 7 में पढ़ता है। ठीक है। अब देखो जो आर है ना वो टी से छोटा है और यू से लंबा है। ये लिखो टी से छोटा किंतु यू से लंबा है। तो दूसरा आर यू से लंबा है। भाई टी से तो छोटा ही होगा क्योंकि टी से बड़ा 1 और 2 तो आ चुके हैं पहले ही, टी 3 नंबर पे है तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये यू से आर क्या है? लंबा है। यू से आर लंबा है। यू कद में सबसे छोटा नहीं है। यू कद में सबसे छोटा नहीं है यानी कि जो यू है वो सबसे छोटा यानी कि 6 नंबर पे नहीं है। यू का कद 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है। यू का कद 6 नंबर नहीं है। ठीक है। फिर और वह कक्षा 2 में पढ़ता है। यू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? यू कक्षा 2 में पढ़ता है। यू पढ़ता है कक्षा 2 में पढ़ता है। अब देखो ये तो हो गया। अब जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है ना उसका कद है 6। तो तीसरी कक्षा और 6 ये दोनों एक ही कॉलम में आएंगे, दोनों एक ही कॉलम में आएंगे। तो दोनों एक साथ कॉलम कहाँ पर खाली है भाई? पी के सामने। तो ये तीसरी कक्षा में पढ़ता है और इसका कद नंबर है 6। उसके बाद में देखो दूसरी, तीसरी, चौथी, ये एस हो जाएगा 5वीं कक्षा में। एस कौन सी कक्षा में हो जाएगा? 5वीं कक्षा में हो जाएगा। फिर देखो जो आर है इनका कद क्रमांक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 बचा है। 4 और 5 2 बचा है क्योंकि 6 भी हो गया। अब 4, 5 में देखो आर के पास कौन सा होगा, यू के पास कौन सा होगा? तो आर यू से लंबा है। आर यू से लंबा है यानी कि आर चौथे नंबर पे है लंबाई के हिसाब से और यू 5वें नंबर पे है। यू किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। ठीक है। तो ये बन गई हमारी सारणी। अब इस सारणी को बनने के बाद में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पी सबसे लंबे कद का है या छोटे कद का है? तो देखो पी सबसे लंबे कद का तो नहीं है क्योंकि इसका तो लंबाई के हिसाब से 6ठा स्थान है और सबसे छोटे कद का है। तो पी क्या है? सबसे छोटे कद का है। पी क्या है? सबसे छोटे कद का है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है कि पी सबसे छोटे कद का है। फिर विद्यार्थी और कक्षा का संयोजन कौन सा सही नहीं है? यानी कि 3 तो सही है और 1 सही नहीं है। वो सही नहीं वाला ढूंढना है हमें। तो देखो ध्यान से, आर 7वीं, पी चौथी, क्यू छठी। आर 7वीं, पी चौथी, क्यू छठी। तो देखो आर 7वीं, टी चौथी, आर 7वीं हो गया। उसके बाद में पी चौथी कक्षा, तो पी तीसरी कक्षा में है और क्यू छठी में। क्यू छठी में है तो पी है वो चौथी में नहीं है। पी किस में है? तीसरी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी चौथी कक्षा, क्योंकि पी कौन सी कक्षा में है? तीसरी में है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है चौथी कक्षा। इसका मतलब ये सही नहीं है। विद्यार्थियों के कद के अनुसार उनके क्रम होगा। कद के अनुसार यानी कि सबसे बड़े से छोटा, तो कद के अनुसार उनका कौन सा क्रम होगा भाई? कद के अनुसार देखो, कद के अनुसार हो जाएगा सबसे बड़ा है एस, फिर उसके बाद में है 2 नंबर पर क्यू, एस क्यू, फिर 3 पर है टी, 3 पर कौन सा हो जाएगा? टी, 4 पर हो जाएगा आर, 4 पर आर हो जाएगा, 5 पर यू हो जाएगा और 6 पर पी हो जाएगा। यदि कद के अनुसार अवरोही पूछे तब तो ये हो जाएगा, और कद के अनुसार यदि आरोही पूछे तो हो जाएगा पी यू आर टी क्यू एस। अब देखो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। तो देखो एस क्यू टी आर यू पी है क्या? एस क्यू टी आर यू पी, ये रहा एस क्यू टी आर यू पी। तो कद के अनुसार अवरोही क्रम पड़ा है ऑप्शन में, तो विद्यार्थियों के कद के अनुसार क्रम होगा एस क्यू टी आर यू पी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर, एस किस कक्षा में पढ़ता है? जो एस है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो एस कौन सी कक्षा में भाई? एस कक्षा
5 में है। एस कौन सी कक्षा में है? एस कक्षा 5 में है। एस कक्षा 5 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दूसरी कक्षा में कौन पढ़ता है? दूसरी कक्षा में कौन पढ़ता है? तो दूसरी कक्षा में कौन है? यू पढ़ता है। दूसरी कक्षा में कौन पढ़ता है? यू पढ़ता है। दूसरी कक्षा में यू पढ़ता है। तो 17 का हो जाएगा यू। अगला देखो, पी किस कक्षा में पढ़ता है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि पी किस कक्षा में पढ़ता है? तो पी कक्षा 3 में पढ़ता है। पी कक्षा 3 में पढ़ता है। पी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? कक्षा 3 में पढ़ता है। तो ये हो गया हमारा जो पजल टेस्ट यानी कि पहली परीक्षण है उसका पार्ट 4, और इसी के साथ में हमें पजल टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसके अंदर एक नए टॉपिक के साथ में आपसे रूबरू होंगे। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।